नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ आज फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो को लेके। आज खबर है दोस्तों की रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया मोड़ आ रहा है और अगर वो सही हो जाता है तो बहुत अच्छा मोड़ है। जेलेंस्की आज युद्ध विराम के लिए तैयार हो गए हैं इस शर्त के साथ कि जो जमीन रूस ने कब्जा कर ली है वो चाहे रूस के पास रहने दें, लेकिन जो बची हुई यूक्रेन के पास जमीन है उसकी सुरक्षा की गारंटी नेटो देश और अमेरिका ले। तो ये बहुत बड़ी खबर है और इस पे चर्चा जरूरी है। तो चर्चा करें उसके पहले मैं आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारे इस वीडियो चैनल को महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करें और लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि हम ये वीडियो बना रहे हैं तो काफ़ी अच्छे हैं। देश और समाज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो अब मैं इस खबर पे आता हूँ कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 1000 दिन लड़े, मतलब लगभग 3 साल से ये लड़ाई चल रही है और काफ़ी माल और जान का नुकसान हुआ। 2 लाख तो उनके सैनिक ही मारे गए और पूरा यूक्रेन कहना चाहिए ध्वस्त हो गया और संसाधन जो थे या जो बिजली के साधन थे, बिजली बनाने के या और कोई स्टील प्लांट थे, वो सारे डैमेज हो गए। सब पर मिसाइलों से हमला कर करके उनको नेस्तनाबूद कर दिया। उसके बाद अब जेलेंस्की को ये समझ में आया कि हम रूस से नहीं जीत सकते और इसलिए समझौता करना ही बेहतर है। उन्होंने ये बात कही कि जो रूस ने कब्जा कर ली है उस जमीन पर रूस का अधिकार स्वीकार होगा। ब्रिटिश मीडिया के एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने कहा कि अगर नाटो देश उन्हें यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके की सुरक्षा का आश्वासन देते हैं तो वे रूस के साथ अस्थायी रूप से युद्ध विराम समझौते पर हामी भरने सकते हैं, जिसमें रूस के कब्जे वाले यूक्रेन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण हमें मंजूर होगा। हम इस रूस के द्वारा हत्याई हुई जमीन को वापस लेने के लिए युद्ध नहीं करेंगे तथा कूटनीतिक प्रयास जारी रखेंगे। जेलेंस्की ने पहली बार इन शर्तों पर युद्ध विराम स्वीकार किया जो रूस की ओर से प्रमुख पहली शर्त है, लेकिन इस बयान में अगर मगर भी है। एक तो वे इस समझौते के लिए इसलिए तैयार हैं कि उनके पास युद्ध के लिए हथियार नहीं है। अभी तक अमेरिका और उसके दबाव में नाटो देश हथियार दे रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने तो खूब हथियार दिए, सप्लाई किए हैं और अभी थोड़े दिन पहले ही लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दी है और उससे रूस के क्षेत्रों में हमला करने की स्वीकृति भी दी है। तो और इतना ही नहीं, यूक्रेन को F-16 जैसे घातक
जेट विमान भी और मारक, घातक और मारक जेट विमान भी दिए हैं, सप्लाई की है। नाटो देशों में ब्रिटेन अभी नाटो देशों ने भी अभी जो मिसाइल दी उससे यूक्रेन ने हमले भी किए, और डेनमार्क, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस लगातार युद्ध के हथियार और साजो सामान के साथ साथ सैनिक भी मुहैया करा रहे हैं। और अमेरिका जो है गुप्त इंफॉर्मेशन, डिटेक्टिव इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, जिससे उसने रूस के कई युद्धपोतों को जो समुद्र में थे उनको ख़त्म कर दिया, उनको गिरा दिया, तो उनको डुबो दिए। वो सारी रूस मतलब यूक्रेन को उसकी सारी जानकारी जो है अमेरिका ने ही दी थी। पहले भी अब ये जो समझौते के लिए उन्होंने स्वीकार किया है, लेकिन पहले भी कई बार जेलेंस्की ने समझौते को हथियार के रूप में काम में लिया है। वे समझौता करने की घोषणा करते, तैयार होते, और अमेरिका और नाटो देश उनको नई हथियारों की खेप भेज देता। तो नई खेप भेजता या बड़े पैकेज की घोषणा कर देता, इससे वो जो समझौता होने वाला था वो नहीं हो पाता। तो इसलिए इस बार कुछ कहा नहीं जा सकता है कभी ये वास्तव में समझौता हो ही जाएगा, ये तो प्रश्न चिन्ह है ही है। अमेरिका इस समझौते को स्वीकार करेगा या नहीं, ये बड़ा प्रश्न है, क्योंकि वास्तव में ये लड़ाई जो हो रही थी यूक्रेन और रूस के बीच में, ये लड़ाई रूस और यूक्रेन के बीच में न होकर के वास्तव में ये लड़ाई हो रही थी अमेरिका, नाटो देश प्लस और सामने रूस। अब रूस ने भी अपना एक ग्रुप बना लिया है, चीन और उत्तरी कोरिया और ईरान रूस के साथ हो गए हैं, कुछ हथियार भी वहाँ से सप्लाई हो रहे हैं, और अभी उत्तरी कोरिया ने तो कुछ 10,000 सैनिक भी भेजे हैं उनकी रूस की तरफ से लड़ने के लिए। तो ये एक वैश्विक युद्ध की शेप लेता जा रहा था, और अच्छा है अगर ये समझौता हो जाता है तो पूरी मानवता के हित में होगा। यूक्रेन की कोई औकात नहीं है कि वो रूस के से 3 साल तक युद्ध कर सके। अगर अमेरिका और नाटो देश उसकी इस तरह पीठ नहीं थपथपाते और हथियार नहीं देते तो 15 दिन से ज़्यादा यह युद्ध नहीं चल सकता था। अभी ये युद्ध भले विराम हो जाओ, रूस और नाटो देशों को भी सबक सिखाएगा, जिन्होंने यूक्रेन को बढ़ चढ़ कर मदद की है। उसमें खास तौर से पोलैंड, ब्रिटेन, ये जो बाल्टिक देश में है, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लातविया जैसे देश हैं, और फिर नॉर्वे और फिनलैंड और स्वीडन की तरफ भी रूस टेढ़ी नज़र करके देख सकता है। तो ये खतरा अभी युद्ध खत्म भी हो जाएगा तब भी ये खतरा तो बना ही रहेगा कि यूरोप के ये जो देश हैं जिन्होंने यूक्रेन को काफ़ी मदद की, उनको शायद रूस जो है कुछ उनके ऊपर कोई कार्रवाई करे, ऐसा हमारा सोचना है। अभी अमेरिका और नाटो देशों की एक मीटिंग होने वाली है, उसमें ये तय होगा कि उसमें क्या तय होता है, उसके बाद ही ये समझौता होने की संभावना बनती है। तो ये अभी भी मतलब अगर मगर में ही है। तो खैर जो भी है, अब मैं दूसरी खबर पढ़ता हूँ। अभी नशा बंदी या नशे के खिलाफ काफ़ी कार्रवाई हो रही है और बहुत सारी चीज़ें मिल रही है। नशा की
और फैल रहा है नशा बहुत ज़्यादा, ये ख़ास तौर से ड्रग्स जो है, और अफ़ीम और हीरोइन और ड्रग्स और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये युवाओं में बहुत घर कर रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। और पंजाब तो इस पे फ़िल्म भी बनी थी, उड़ता पंजाब, जिसमें नशे का कारोबार किस तरह फैल रहा है, ये भी बताया था। लेकिन कोई भी सरकार नहीं चाहती कि नशे का कारोबार बंद हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और चाहे राज्यों की सरकार हो। कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि ये नशे का कारोबार बंद हो। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारें नशे का कारोबार रोकने का दिखावा तो बहुत करती है, बहुत सख्त कानून भी बना रखे हैं, लेकिन छोटे-मोटे लोगों को पकड़ने और उन्हें उनके खिलाफ केस चलाने के बाद भी आरोपियों के पुख्ता सबूत न होने के कारण छूट जाते हैं। और कुछ लोगों को कभी-कभी जेल भी हो जाती है, और वो छूटने वाले लोग जो है फिर नशे के कारोबार में लग जाते हैं। फिर कई कई लोगों को जेल भी हो जाती है, और इसमें 10 साल की कम से कम सज़ा होती है। तो वो जेल काटने के आने के बाद भी इसी कारोबार में फिर से जुट जाते हैं। और जैसे भारत में मतलब 2-3 प्रदेशों ने, जैसे गुजरात है, बिहार है, और एक आध जगह शायद नशाबंदी कानून लागू है, जो जहाँ शराब कम से कम भी बंद है, और वो अवैध है बिकना। लेकिन इन प्रदेशों में, गांव हो या शहर, हर जगह आपको हर चौराहे पर शराब, होटल, रिसोर्ट और पिकनिक स्पॉट्स पर शराब मिल जाएगी। टैंकर के टैंकर हरियाणा से राजस्थान में होकर जाते हैं। ये टैंकर लगभग होकर गुजरात जाते हैं। ये टैंकर लगभग 10 जिले क्रॉस करते हैं, और उन सब जिलों में सुप्रीम पुलिस की एक पोस्ट होती है, वो उसमें बैठता है, और उसके नीचे जो है सारा स्टाफ होता है, और बहुत सारे थाने भी होते हैं उसमें, सीआई और मतलब सीआई और सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और बहुत सारी पोस्टें होती हैं। लेकिन फिर भी ये क्रॉस पूरे राजस्थान के आधे हिस्से में घूमते हुए क्रॉस करके, मतलब आप देखिए कि झुंझुनू से मान लो घुसता है अगर वो, तो झुंझुनू, सीकर, नीम का थाना, फिर इधर अपना जयपुर या अजमेर, और फिर नागौर भी बीच में पड़ता ही है थोड़ा बहुत, और फिर अजमेर के बाद भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा से उदयपुर, और चित्तौड़ और उदयपुर, और उदयपुर से फिर आगे डूंगरपुर, और उधर से आओ तो भीलवाड़ा से राजसमंद, और फिर डूंगरपुर, और डूंगरपुर से फिर गुजरात, राजस्थान, अब ये रतनपुर बॉर्डर से। तो इतना लंबा एरिया टैंकर के टैंकर भर करके गुजरात जाते हैं हरियाणा से, और ये सारे अवैध जाते हैं, इनका कोई मतलब लीगल इसमें कोई नहीं है। लेकिन कोई भी एसपी, इतने जिलों के कोई भी एसपी या पुलिस अधिकारी इनको छू तक नहीं सकते, कोई पकड़ नहीं सकता। और इसका कारण क्या है? कारण है या तो खुद नेताओं के टैंकर हैं, या नेता इसमें इन्वॉल्व है, किसी तरह से भागीदारी है, या उनके चहेते लोगों की भागीदारी है। इसकी वजह से चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर हैं, होते हैं, एक्चुअली कहा जाता है, अब ये इसके कोई प्रमाण तो है नहीं, पर ऐसा कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर खुद इन टैंकरों को न पकड़ने की हिदायत दे रखी है। और वो चीफ मिनिस्टर, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर ही हों, चाहे वो गांधीवादी चीफ मिनिस्टर हों या सावरकरवादी, सब के सब चीफ मिनिस्टर ने, और सब जब भी जो भी चीफ मिनिस्टर रहे, राजस्थान में कम से कम शराब के टैंकरों को कोई नहीं छू सका, और ये लगातार जारी है, आज भी जारी है।
बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं के वोट लेने के लिए नशाबंदी लागू की थी। ये उन्हीं की डिमांड पे हुई थी। बिहार में नशाबंदी महिलाओं की डिमांड पे, उनकी मांग थी कि आप नशाबंदी करो, ये शराब पे रोक लगाओ, नहीं तो ये हमारा घर बर्बाद हो रहा है। और वास्तव में ये बात ठीक थी और उससे फ़ायदा भी हुआ। मैं ये नहीं कहता कि नशाबंदी से फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ पे। नशाबंदी से फ़ायदा भी हुआ और जो फैमिली डिस्प्यूट्स होते थे, जो आपस में लड़ाई होती थी और जो आदमी मतलब शराब पी कर के घर पे आकर के झगड़े करता था, वो बंद हुए। बहुत बहुत कम हुए, मतलब बंद तो एकदम नहीं हो सकते, लेकिन काफ़ी कम हुए, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। मैंने कई लोगों से वहाँ मतलब दिल्ली में भी बिहार के लोग आते हैं, उनसे बात की, बिहार के लोगों से, बिहार में भी मैंने बात की, अभी मैं बिहार भी गया था। तो ये बात तो सच है कि वहाँ पर झगड़े कम हुए, लेकिन शराब सब जगह मिल रही है अभी भी, और मिल ही नहीं रही है। यहाँ तक कि होम डिलीवरी हो रही है, मतलब आप जहाँ चाहो वहाँ आपको उपलब्ध है, घर ला करके दे जाएंगे लोग। हाँ, सरकारों को सख्त होना चाहिए और उसे अवैध व्यापार पर रोक लगानी चाहिए। लेकिन भाई, नहीं लग सकती है रोक। क्यों? कि चुनाव जो लड़ना है, चुनाव में ये नशे के कारोबारी जो भर भर के टेम्पो नोट देते हैं, ये इसका एक नोट देते हैं, ये इसका एक पक्ष। लेकिन दूसरा पक्ष इसका इसका दूसरा दूसरा पक्ष इसमें भी, इससे भी काला है, अंधकारमय है। गुजरात में गौतम अडानी के पोर्ट पर, बंदरगाह पर, जो मुंद्रा बंदरगाह है, उस पर आपको भी मालूम होगा कि कोई 2-3 टन जो है ड्रग्स पकड़ी गई थी, और वो करोड़ों रुपए की ड्रग थी, मतलब लेकिन आज तक ये पता नहीं लगा कि वो ड्रग किसने मंगवाई, किसने भेजी और कौन उसका मालिक था। और इस अवैध काम में जो ड्रग पकड़ाई, तो अवैध कारोबार में कौन कौन पकड़े गए, उसकी कौन सी अदालत में केस चला, कोई खबर, समाचार इन राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत समाचार पत्रों में किसी को नहीं दिखी। अगर किसी ने देखी हो तो हमें भी बताने का कष्ट करें और हमें भेज करके इस खबर से अवगत कराएं। एक अफीम की पुड़िया या 500 ग्राम गांजा अगर किसी व्यक्तिगत आदमी के पास मिल जाता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है, और केस ही नहीं होता है, उसको अगर प्रूव हो जाता है तो 10 साल की जेल हो जाती है। लेकिन जिस पोर्ट पर टनों ड्रग पकड़ी गई, और ये एक बार नहीं, कई बार पकड़ी गई है, समाचार ये तो आते हैं कि कई बार पकड़ी गई, लेकिन उसके बाद क्या होता है इसका कुछ भी पता नहीं चलता। पकड़ना तो उनके मालिक को, करोड़ों की थी, उसके मालिक को पकड़ना तो दूर की बात है, किसी सक्षम अधिकारी में पूछताछ भी नहीं की। ऐसा कोई समाचार नहीं मिला कि किसी ने गौतम अडानी से पूछताछ की हो कि आपके इस मुंद्रा पोर्ट में ये ड्रग कहाँ से आई। हम यह भी बता दें कि यह मुंद्रा पोर्ट पर ड्रग की खेप मिलने का वाकया एक बार ही नहीं हुआ है, ऐसी खबरें आती रहती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई की खबर कोई नहीं आती। क्यों नहीं होती है? उसका भी बड़ा कारण इसमें है कि गौतम अडानी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कैसे रिश्ते हैं, ये सब जानते हैं, अधिकारी भी जानते हैं
और सभी लोग जानते हैं। तो और ये भी जानते हैं कि 2014 का सारा चुनाव अडानी के हवाई जहाज से ही में बैठकर ही नरेंद्र मोदी जी ने लड़ा था, और वो इससे इनकार भी नहीं करते। वो मानते हैं कि अडानी हमारा दोस्त है। हम अडानी पर कोई आरोप लगा रहे हैं नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता तो जांच और पूछताछ के बाद ही सामने आएगी। तो पूछताछ तो हो, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो करोड़ों रुपए की ये जो मिल रही है ड्रग्स, इनका कौन मालिक है, कहाँ से आती है, कहाँ जा रही है। ये तो नहीं कहा सकता कि भाई मुंद्रा पोर्ट में जो है अपने आप जहाज से उतर करके आ गई और अपने आप चली गई कहीं पे। तो कहीं कोई न कोई तो इसका मालिक होगा, कोई न कोई तो मंगवा रहा होगा। तो ये जानकारी क्यों नहीं मिल रही है, ये बड़ा सवाल है। तो इसके ऊपर जरूर चर्चा होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए कि ये ड्रग सप्लाई कहाँ से हो रही है। नहीं तो जैसा पंजाब में पूरा जो पंजाब के जो युवा हैं वो उस ड्रग्स के उसमें फंस गए हैं, उस तरह से और लोग भी फंस सकते हैं। अच्छा, खाली पंजाब का ही मामला नहीं है, ये मणिपुर में भी काफ़ी ड्रग का मामला है, और वहाँ तो उसकी एसपी महिला डीवाईएसपी थी शायद, उसने सीधा सीधा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की पत्नी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए हम उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं, मतलब छोड़ना पड़ रहा है। पकड़ा तो है लेकिन। तो ये जो बातें हैं, और बंगाल में भी ड्रग्स बहुत चल रही है। मालदा और उस क्षेत्र में जो बिल्कुल बांग्लादेश से सटे हुए हैं, वहाँ पे भी बहुत अफीम की खेती होती है, और अफीम जो है वहाँ से ये अवैध रूप से ट्रांसपोर्ट होती है। हमारे राजस्थान में प्रतापगढ़ और उसका आसपास का इलाका, मध्य प्रदेश में ये नीमच मंदसौर वाला इलाका, ये सारे जो है ड्रग माफिया के अड्डे हैं, और यहाँ पर जबरदस्त अवैध काम होता है, लेकिन कोई पकड़ने वाला नहीं है। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि सरकारें चेतेगी और इन ड्रग्स के कारोबार को पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। तो एक बार फिर हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे इस हिम्मत सेठ चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और मित्रों को बताएं, फिर रिश्तेदारों को बताएं कि ये चैनल देखें। और अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट, टिप्पणी, सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेगी, ऐसा हमारा मानना है। जय हिंद, जय भारत।